आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक शास्त्र। तो पिछले कक्षाओं में हमने देखे थे भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं में, तो उनमें देखे थे भौतिकी वास्तव में क्या है, किस तरह से कार्य करती है, भौतिकी वास्तव में क्या होता है। तो वास्तव में हम भौतिक देखते हैं, भौतिक जो शब्द है वो फिजिक्स शब्द से बना है, जिसका जो भौतिकी है वो संस्कृत शब्द से है, जिसका अर्थ है प्रकृति। और प्रकृति में जो भी वस्तुएं घटना घटित हो रही है, प्रकृति हमेशा पल पल परिवर्तित हो रही है, उन्हीं प्रकृति के बारे में अध्ययन ही भौतिकी है। अब देखते हो कि आसमान से लटकते हुए तारे, सूर्य, सौर, सूर्य देखते हो, सूर्य का तापमान देखते हो, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम में जाकर चला जाता है तो शाम हो जाता है ना। तो इस तरह से मतलब पूर्व से पश्चिम ही जाता है, कभी उन्होंने भूल से भी दक्षिण की दिशा की ओर नहीं गया है। इसी तरह से कोई भी, जैसे कोई भी सेब है, जैसे नीचे ही गिरता है, जब फल पकता है तो नीचे ही गिरता है, सेब का हो चाहे आम का हो, है। कभी कभी भी लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि ये पूरी तरह से ऊपर चला जाए, है ना। वो हमेशा नीचे ही गिरता है। इसी तरह से बहुत एक निश्चित समय पे ही ऋतुएं आती है, बारिश होती है और है ना। और अलग अलग समय में अलग अलग गतिविधियां होती है। प्रकृति में एक निश्चित मौसम में ही फल आती है, मतलब ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं होती है वो सब एक निश्चित समय में ही होती है, व्यवस्थित सुव्यवस्थित, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से चल। आखिर जिज्ञासा जागृत होती है कि वास्तव में भौतिकी क्या है ना। जिज्ञासा जागृत होती है कि भौतिकी वास्तव में क्या है, क्या हम जी भौतिकी किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे, वास्तव में भौतिकी होती क्या है। तो भौतिकी जिज्ञासा है, हमें किसी वस्तु को जानने की जिज्ञासा हुई, कब, क्यों, कैसे, है ना। तो ये जब हम शंका करना शुरू किए, प्रश्न करना शुरू किए, तो उनका खोज भी शुरू हुई कि आखिर ये इतना बड़ी कुदरत है, इतनी बड़ी प्रकृति है, इनकी भी तो कुछ लीलाएं हैं। प्रकृति कैसे कार्य करती है, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से एक ही नियम से कैसे चलती है, आखिर वो नियम क्या है, उस नियम को बनाए किस लिए, वो नियम कार्य कैसे करता है, कब बनाए, क्यों बनाए, आखिर इनकी आवश्यकता क्यों हुई। तो हमने जानना शुरू किया और प्रकृति में हम खो गए। और जैसे जैसे हम इनको जानना है, समझने का शुरुआत किया, वैसे ही भौतिकी का जन्म हुआ। क्योंकि भौतिकी जो भी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो किस नियम के आधार पर घटित हो रही है, इनका अध्ययन करना ही भौतिकी है। वास्तव में जो भी घटना घटित होती है उन्हें ही हम प्रकृति के नियम कहते हैं। जैसे दो वस्तु आपस में टकराएगा तो टकराया कब, कैसे, है ना? वो भौतिकी का विषय है, किस नियम के तहत हो रहा है। तो कभी कभी प्रश्न ये आता है कि क्या हजारों लाखों करोड़ों नियम हो, अरबों नियम हो सकते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी प्रकृति है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब इतनी बड़ी सृष्टि है, कुदरत इतना विशाल है, विशाल प्रकृति है और सब व्यवस्थित सुव्यवस्थित करोड़ों लाखों अरबों साल से एक निश्चित नियम से ही चल रहा है। लेकिन इसके नियम जो देखोगे तो बहुत कम ही नियम है, मुश्किल से 20 से भी कम, उन्हीं नियमों के आधार पर चलती है। जैसे सेब का पृथ्वी में गिरना हो, चाहे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता हो, चाहे कोई वस्तु हम रॉकेट का छोड़ना हो या कोई वस्तु हम व्यक्ति का चलना हो या तारों या ग्रहों की गति हो, सब एक ही नियम से चल रहा है। भले देखने में अलग अलग नियम लगता है, लेकिन ये सब एक ही घटना है, एक ही नियम से चल रहा है, वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। मतलब बहुत कम ही ऐसे नियम है, 20 से भी कम, जिससे पूरी
सृष्टि चलती है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटित हो रही है उनका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध व तर्कसंगत अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। वास्तव में भौतिकी को देखा जाए तो भौतिकी जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से आया और संस्कृत शब्द ये शब्द से भौतिकी यूनानी भाषा में फिजिक्स बोलते हैं, जिसका अर्थ भी होता है प्रकृति। अंग्रेजी में हम फिजिक्स बोलते हैं, जिसका अर्थ भी होता है प्रकृति। तो इस तरह से भौतिकी का अर्थ ही प्रकृति है। तो हम प्रकृति का अध्ययन करेंगे, प्रकृति में क्या घटित हो रही है उसको ही जानना है भौतिकी। वास्तव में भौतिक जो है वो भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान मतलब विधन ज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान से विज्ञान बना है। स्पेशल ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान शब्द भी संस्कृत शब्द से, विज्ञान का अर्थ होता है कि जानना, और अरबी में विज्ञान को इल्म कहते हैं। इल्म का भी अर्थ होता है जानना। अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, और जबकि यूनानी भाषा में सिंटिया बोलते हैं। सिंटिया का अर्थ भी होता है जानना। अंग्रेजी में साइंस का भी अर्थ होता है जानना, टूल। तो कहा जाए कि जानना, किसको जानना, मतलब लोगों को जिज्ञासा हुई कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, है? तो प्रकृति को जानना, प्रकृति के ऊपर जिज्ञासा करना और उनको समझने की कोशिश करना, यही तो है भौतिकी। मतलब भौतिकी बहुत आसान है, कुदरत का नियम ही है, उन्हीं को समझने के लिए हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी वास्तव में जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? प्रकृति क्या करती है? कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तभी तो। इसलिए आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टाइन ने ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत दिया है। तो आइंस्टीन ने बताया कि समस्त सृष्टि दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक है ऊर्जा और दूसरी है द्रव्य। ऊर्जा और द्रव्य के मिश्रण से ही पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है। मतलब इस सृष्टि में जो कुछ भी है ऊर्जा और द्रव्य, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब सृष्टि में जो भी है वो ऊर्जा है और द्रव्य। ऊर्जा, द्रव्य तथा उनकी अंतः क्रियाओं से जो बनी हुई वही ये सृष्टि है। मतलब हर एक वस्तु ऊर्जा है, ऊर्जा से द्रव्य में बदलती है, फिर द्रव्य से ऊर्जा में, मतलब दोनों की अंतः क्रियाएं करती रहती है। इसलिए इसे अविनाशी, ऊर्जा का अविनाशीता भी कहते हैं। ऊर्जा अविनाशी है, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है। तो इस तरह से हमने भौतिकी और भौतिक जगत का हमने अध्ययन कक्षा 11वीं में किया था। अब कक्षा 12वीं में हम भौतिक विज्ञान के तहत उनकी आगे की स्टडी करेंगे, जिसमें हमने दो चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी को दो भागों में बांटा गया था। तो दो भागों में भौतिकी को विभाजित किया गया था, 1905 के पहले का भौतिकी और 1905 के बाद का भौतिकी। वास्तव में न्यूटन ने भौतिकी में खोज अधिक करना शुरू की। तो जब न्यूटन ने 1905 में भौतिकी के और नियमों की खोज किया, तो न्यूटन के पहले और न्यूटन के बाद का नियम दिया गया। तो न्यूटन के पहले चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, न्यूटन के बाद का भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो इस तरह से दो भागों में बांटा गया है फिजिक्स को। तो हमने क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिरसम्मत भौतिकी का अध्ययन कक्षा 11वीं में कर चुके हैं। और जो आधुनिक भौतिकी है, जो वर्तमान में है, हालांकि चुंबक पहले खोजा जा चुका था, लेकिन विद्युत बाद में खोजा गया है ना। विद्युत बाद में खोजा गया, मैक्सवेल के नियम के आधारित है ना। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं विद्युत, फिर चुंबक, फिर प्रकाश का खोज हुआ है ना। फिर प्रकाश, विद्युत, चुंबक का खोज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिकी आया, फिर संचार यंत्र आया, परमाणु, अणु विज्ञान, है ना। इस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर, इस तरह से धीरे धीरे भौतिकी का विस्तार होने लगा। अब हम कुछ चिरसम्मत भौतिकी को लेके और कुछ आधुनिक भौतिकी को लेके कक्षा 12वीं में हम अध्ययन करेंगे। तो 12वीं में निश्चित रूप से हम
तो भौतिकी में हम देखते हैं तो हमारे पास कोर्स में कक्षा 12वीं भौतिकी में है इकाई 1 है जिसमें हम स्थिर विद्युत का अध्ययन करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे तो स्थिर वैद्युत में हम देखेंगे स्थिर आवेश तथा क्षेत्र। तो स्थिर आवेश तथा क्षेत्र देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी, ये एग्जाम में 8 नंबर का आएंगे। आवेश तथा क्षेत्र है, ये दो चैप्टर मिलकर आपका इकाई 1 बनेगा स्थिर वैद्युतिकी। इसमें स्थिर आवेश तथा क्षेत्र और इसका दूसरा पार्ट है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इनमें अध्ययन करेंगे। दूसरा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चैप्टर 3 है, इकाई 2 है और इकाई 3 में चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव ये पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 4 है गतिमान आवेश और चुंबक, अध्याय 5 है चुंबकत्व तथा द्रव्य। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अध्याय 6, अध्याय 7 में देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और विद्युत चुंबकीय तरंग इकाई 5 है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये इकाई हम पार्ट 8 में देखेंगे। इसी तरह से प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो प्रकाशिकी का अध्ययन हम करेंगे इकाई 6 में करेंगे और पार्ट है 9, अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। तो हम इनमें पूरी किरण प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे तथा प्रकाशिक यंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिक यंत्र में वो सभी यंत्र आ जाएंगे आपका, उस यंत्र में आएंगे खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी और गैलीलियो दूरदर्शी तथा सरल सूक्ष्मदर्शी एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इन 5 प्रकाशिकी यंत्र का यहाँ अध्ययन करेंगे। और किरण में जो आप क्लास में पढ़े हो है ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, कोण परावर्तन, कोण आंतरिक परावर्तन, लेंस और लेंस के उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकस दूरी है ना, तो ये सब फोकस दूरी और त्रिज्या में संपर्क, ये सब हम देखेंगे है ना। तरंग प्रकाश की, तरंग में वेव प्रकाश की देखेंगे, तरंग का सिद्धांत देखेंगे। इसी तरह से विकिरण एवं द्रव्य का द्वैती प्रकृति, विकिरण और द्रव्य के द्वैत प्रकृति जो होती है, क्योंकि जो प्रकाश हम तक पहुंचती है वो द्वैत प्रकृति होती है, मतलब निश्चित रूप से एक प्रकृति नहीं, उनकी डुअल नेचर होती है ना। क्योंकि प्रकाश तरंग के रूप में आता है और प्रकाश फोटॉन के रूप में आता है, इस तरह से उनको हम द्वैतिक प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। तो विकिरण एवं द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति अध्याय 11 में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद है परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक, अध्याय 6 में हम परमाणु एवं नाभिक का अध्ययन करेंगे। उसमें अध्याय 12 है परमाणु, इकाई है 8 परमाणु तथा नाभिक। इसमें परमाणु और नाभिक 2 चैप्टर है, अध्याय 12 और अध्याय 13। अध्याय 12 में परमाणु, अध्याय 13 में नाभिक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। इकाई 9 है इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, इलेक्ट्रिक सर्किट्स है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी अध्याय 14 में है पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। उसके बाद अध्याय 10 संचार व्यवस्था, अध्याय इकाई 10 संचार व्यवस्था और अध्याय 15 है संचार व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इनका अंक भी विभाजित किया गया है, तो आप जानते हो आपका 70 नंबर थ्योरी रहता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल इक्वल टू 100 अंक। तो हम देखते स्थिर वैद्युतिकी इकाई 1 को हम दिया है 8 नंबर का आएंगे एग्जाम में, और इकाई 2 विद्युत धारा है वो आएंगे 7 नंबर का आपका, और चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय 8 में आए। अध्याय इकाई 3 है 8 नंबर का आएंगे, और इकाई 4 है ये भी 8 नंबर के आएंगे। इकाई 5 विद्युत चुंबकीय तरंग है 3 नंबर के आएंगे। प्रकाशिकी यंत्र 14 नंबर का आएंगे, प्रकाशिकी यंत्र आएंगे और बाकी चीजों से क्वेश्चन आएंगे, और तरंग प्रकाशिकी का आएंगे। इकाई 7 में 4 नंबर के आएंगे, द्वैती प्रकृति क्या है उनके बारे में,
और परमाणु तथा नाभिक से 6 नंबर के आएंगे, हो सकता है 3 नंबर का आ जाए। और इलेक्ट्रॉन की युक्तियां में 7 नंबर के आएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में एंड गेट, नैंड गेट, और गेट और नॉट गेट, नॉर गेट, ये सबका पूरा गेट का हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियां में, है ना। और इसके बाद अध्ययन इकाई 10 है, जिससे संचार व्यवस्था 5 अध्याय है, इनमें भी हम काफी कुछ अध्ययन करेंगे, है। तो इस तरह से है, तो हम पहला चैप्टर को देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत, तो स्थिर आवेश। तो इससे पहले हम विद्युत का चर्चा करते हैं, विद्युत का क्या इतिहास रहा है। तो हम अगर विद्युत का इतिहास देखा जाए, अगर हमें विद्युत का इतिहास देखा जाए तो देखते हैं कि जो विद्युत का इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि विद्युत एक ऊर्जा है। सबसे पहले जो भी प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब क्या है, एक ऊर्जा है। तो विद्युत एक ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को वास्तव में विद्युत ऊर्जा कैसे है, इनको अगर सिद्ध करना चाहे तो देखते हैं कि एक अमेरिकी साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या था, पतंग उड़ाने का बहुत शौक, बहुत ज्यादा पतंग उड़ाया करते थे। तो पतंग उड़ाने का उन्हें बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने पतंग उड़ाते रहता था। तो एक दिन क्या होता है, बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश और पतंग उड़ा रहा, और बहुत लंबी लंबी दूर तक उनकी धागा चली गई थी, है ना। कपड़े का होता था पहले, पतंग बहुत बड़ी होती थी और कपड़े का होता था। तो वो अचानक दिखता है कि अचानक बिजली कड़की, और उसके बाद उन्हें आभास हुआ कुछ झटका सा महसूस। पहले तो उन्हें भी बिजली जो कड़कती थी उन्हें भी हमें प्रकाश ही समझा जाता था, लेकिन बाद में पता चला, फिर उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये प्रकाश नहीं बल्कि यह विद्युत, इलेक्ट्रिक। तो उन्हें विद्युत साबित किया। उसके बाद उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। तो प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कांच का पदार्थ लिया और दूसरा एबोनाइट का पदार्थ, और कांच को रेशमी वस्त्र से और एबोनाइट को बिजली के खाल से रगड़ा, ठीक है। उसके बाद कांच को आपस में लाने का प्रयास किया, कांच को आपस में लाने का प्रयास किया। मान लो ये दो पदार्थ है, कांच को आपस में लाने का प्रयास किया, तो ये आपस में आकर्षित नहीं करते थे, ये दोनों आपस में आकर्षित नहीं करते थे। उसके बाद उन्होंने एबोनाइट का क्षरण लिया और उन्हें पास लाने की कोशिश किया, लेकिन उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कांच का पदार्थ लिया और एक एबोनाइट पदार्थ लिया। अब धातु होता है, अब दोनों को उन्होंने लाने का प्रयास किया, और तो दोनों आपस में चिपकने लगा, मतलब आकर्षित, मतलब दोनों क्या होने लगा, धीरे धीरे अट्रैक्ट होना, ठीक है। अब धीरे धीरे अट्रैक्ट शुरू होना, तब उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो सजाती वस्तु है वो आपस में प्रतिकर्षित करती है। अगर दोनों चाक हैं तो दोनों आकर्षित तो करेगा नहीं, है ना। तो सजाती मतलब कांच आकर्षित नहीं करेगा, या एबोनाइट आपस में आकर्षित नहीं करेगा, जबकि प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा मतलब प्रतिकर्षित करेगा। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि एबोनाइट का क्षण और कांच दोनों आपस में आकर्षित करता है, मतलब विजाती है, दोनों अलग अलग जाति का, तो विजाती प्रतिकर्षित करेगा। तो उन्होंने ये सिद्ध किया
कि सजातीय वस्तु प्रतिकर्षित करती है और विजातीय वस्तु को आकर्षित करती है। अब उनके बाद एक समस्या यही था कि वास्तव में किया क्या जाए, किसको धन माना जाए, किसको ऋण माना जाए। उन्होंने कांच को धन मान दिया, एगोनाइट को ऋण मान दिया। ये धनावेश है, ऋणावेश है। इस तरह से अब हमारे पास विद्युत के लिए दो चीज आए, धनावेश और एक ऋणावेश। दो चीज का उत्पत्ति अब हो गया, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि हम आज भी देखते हैं धन और ऋण ही जाना जाता है। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ बेंजामिन फ्रैंकलिन के सारे कथनों को एक वक्त आया और वक्त आने के बाद उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसके बाद आप देखते हो आवेश का जो सिद्धांत है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत या आवेश का सिद्धांत, तो उसमें हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो इस तरह से हम एक थ्योरी मिला, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होती है, प्रोटॉन होती है वो पॉजिटिव होती है, और न्यूट्रॉन जो होती है वो क्या होती है, न्यूट्रॉन जो होती है वो न्यूट्रॉन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होती है, ठीक है, और प्रोटॉन धनावेशित होती है और न्यूट्रॉन होती है उदासीन। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करती रहती है, ठीक है। तो हमेशा गति करती रहती है और गति करते 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 एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाती है। प्रोटॉन भी गति करते करते एक प्रोटॉन इससे भी बाहर हो जाता है, ठीक है। अब दोनों आपस में बाहर होकर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों आपस में बाहर होकर एक जगह पे आकर टकराते हैं, ठीक है। जब दोनों आपस में टकराती है तो इन टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। कब उत्पन्न होती है, जब टकराती है। बिना टकराए उत्पन्न होती क्या, नहीं, मतलब एक निश्चित समय के बाद ये आपस में टकराए, ठीक है। अब जब बादलों के संबंध में कहते हैं, जब बादल आपस में टकराते हैं, जब टकराते हैं तो बिजली का कड़कना जिससे विद्युत पैदा होती है, विद्युत एक ऊर्जा है, वहां से विद्युत प्रकट होती है, मतलब आवेश प्रकट होती है, और आवेश एक ऊर्जा है। तो इन्हीं के बारे में हम आगे पूरी अध्ययन करने वाले। तो अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास को जानना अति आवश्यक था, है ना। तो इतिहास को जानना हमें ज्यादा आवश्यक था, इसलिए हमने इतिहास को जानने की कोशिश की। मतलब वास्तव में जो आवेश होती है वो एक तरह की ऊर्जा है। कहाँ से शुरू हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने को जिज्ञासा हुई जानने की, तो उन्होंने पतंग उड़ाते उड़ाते उन चीजों को समझा और उससे चिंगारी हुआ, उसका नाम रखा विद्युत, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जन्म हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे आते तक पॉजिटिव नेगेटिव तक बढ़ा और धीरे धीरे उनको गलत सिद्ध किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से आवेश और चार्ज, मतलब इस तरह से क्वांटिक दिया गया, इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होती है। जिस तरह से आपने परमाणु मॉडल तो पढ़े ही होंगे, डाल्टन का परमाणु मॉडल का सिद्धांत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे बहुत सारी घटना घटित हुई। इस पर YouTube में एक वीडियो है, आप देख सकते हो। इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है, कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरह से हुई, और वो पूरी मतलब रिटर्न में लिखा गया है। तो इस तरह से विद्युत, तो विद्युत में अगर हम देखते हैं तो कूलॉम का नियम से शुरू होती है। तो आवेश तो हम समझ ही गए क्या है, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। तो दो प्रकार के आवेश होती है। तो आवेश में हम जानते हैं दो प्रकार की चार्ज,
अब आवेश, आवेश कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव होती है, आवेश निगेटिव होती है। एक धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है ना। तो धनावेशित और ऋणावेशित, इन्हीं दोनों से अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो एक महोदय था कूलाम, कूलाम महोदय था। कूलाम महोदय ने क्या कहा? कूलाम महोदय ने यही बताया कि जब दो वस्तु है ना, जब दो सजाती वस्तु आपस में आकर्षित करती है और विजाती वस्तु प्रतिकर्षित करती है ना, तो कूलाम महोदय ने ये सब नहीं बताया। कूलाम महोदय ने ये बताया कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण पर। कूलाम महोदय ने बताया कि किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाली आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का प्रतिकर्षण का जो होते आपस में गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बताया था कूलाम ने। अर्थात कूलाम ने एक नियम दिया था, तो उस नियम में उन्होंने यही बोला था कि जो फोर्स ठीक है, ये है तो आवेश है E1 और E2 तथा इनके बीच की दूरी r है, ठीक है, तथा इस पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा है ना, तो इन्होंने बताया इस पर जो फोर्स लगेगा तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो आवेश है E1 into Q2, तो दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी क्या है? इसमें लगने वाले फोर्स क्या है? लगने वाले फोर्स है तो यार स्क्वायर होती है ना। तब ये हो जाएंगे। अब ये दोनों को मिलाकर लिख दो, तो दोनों को मिलाकर दोनों को अगर हम मिला के लिख देते हैं तब ये आता क्या है? तब ये होता है F = Q1 Q2 by R², इस तरह से। और ये हो गया। अब इसका जैसे प्रोपोर्शनल घटता है ना, तब हम देखते हैं कि F = K Q1 Q2 by R², ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। अगर हम K का मान रख देते हैं तो जानते हो क्या हो जाएगा, F = Q1 Q2 by R²। इनको और आगे बाद में देखेंगे, है ना। तो इस तरह से कहा जाए कि स्थिति है विद्युत स्थिर वैद्युतिकी का, है ना। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत उस आवेश का अध्ययन किया जाता है जो स्थिर होती है ना, जो स्थिर होती है उनका स्थिर वस्तु का ही अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम अगली क्लास में इनको देखेंगे। क्या कुछ समझ आया आप लोगों को? तो मुस्कान जी समझ आया? जी सर जी, इसको एक बार और समझाइएगा क्या, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा था ना बीच बीच में। अब फिर आवाज सुनाई नहीं दे रही। सर मतलब बीच चलो बीच में ठीक, आपका कट रहा था ना, तो चलिए ठीक इसको है। एक बार नहीं आएंगे तो वीडियो रहेंगे, आप देख लीजिए। जी सर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर